हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज गोइंग प्लेसेस। द ऑथर इज A.R. बार्टन। सो गोइंग प्लेसेस के ऑथर कौन है? A.R. बार्टन। ही इज अ मॉडर्न राइटर। ही लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश। तो ये एक मॉडर्न राइटर हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये ज्यूरिक में रहते हैं एंड इन्होंने मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा है। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। तो आप इस स्टोरी में दो तरीके के थीम देखेंगे। एक तो है अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, द नेक्स्ट वन इज हीरो वर्शिपिंग। अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो एक्चुअल में फैंटेसीज में रहते हैं, वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। एंड हीरो वर्शिपिंग का मतलब है कि टीनेजर की उम्र में क्या होता है कि ये लोग एक हीरो को एडमायर करने लगते हैं, उसको वर्शिप करने लगते हैं, उसको लेकर कहानियाँ बुनने लगते हैं। तो ये दोनों तरीके की थीम आपको देखने को मिलेगी, अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है दैट इज सोफी। सो सोफी क्या है? ये एक टीनेजर गर्ल है एंड सोफी भी हमेशा डे ड्रीम करती रहती है, मतलब हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती है, क्योंकि उसे रियलिटी में नहीं रहना, उसे उसकी फैंटेसी में रहना है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इसका बैकग्राउंड काफ़ी पुअर बैकग्राउंड है, लेकिन इसकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं। और टीनेजर्स में यही होता है कि जो एस्पिरेशंस होती हैं, मतलब जो डिज़ायर होती है, जो इच्छाएं होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब कुछ इम्पॉसिबल अचीव करने का मन करता है। ऐसी ही सोफ़ी है। सोफ़ी एक नॉर्मल टीनेजर गर्ल है, डे ड्रीमिंग करती रहती है, बहुत ऊंचे ख्वाब वो रखती है, काफ़ी हाईएस्ट एस्पिरेशन रखती है, इम्पॉसिबल अचीव करने की कोशिश करती है। सोफी की एक फ्रेंड भी है जिनका नाम है जैनसी। जैनसी ऑन द अदर हैंड काफ़ी प्रैक्टिकल है। सोफी के एक एल्डर ब्रदर हैं एंड यंगर ब्रदर भी हैं। इसके अलावा फादर एंड मदर भी हैं सोफी की फैमिली में। लेकिन इस स्टोरी में टर्न और क्लाइमैक्स और ट्विस्ट कब आता है? जब ये डैनी केसी के बारे में बात करती है। एक्चुअली डैनी केसी जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर है, राइट? डैनी केसी कौन है? एक फुटबॉल प्लेयर है। और डैनी केसी कभी भी सोफ़ी से नहीं मिला, लेकिन सोफ़ी एक ऐसी कहानी बनाती है कि ये डैनी केसी से मिली है, अब डैनी केसी जो है इससे मिलने आने वाला है। सो ये सब चीज़ें जो है वो एक्चुअली फैब्रिकेट करती है, ठीक है? एक तरीके की कहानियाँ वो बुनती है और इन्हीं कहानियों में वो उलझ कर रह जाती है। इनफैक्ट ये एक दिन अपने भाई को बताती है कि डैनी केसी इससे मिलने आया था, अब ये लोग एक डेट पर जाने वाले हैं, एक जगह पर ये मिलने वाले हैं। और एक्चुअल में सोफ़ी वहाँ जाती है, लेकिन डैनी केसी नेवर शोड अप, क्योंकि वही बात है ना कि सब इसके मन की कहानी थी, सब इसने फैंटेसाइज कर रखा था। तो एक तरीके का हीरो वर्शिप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अपना चैप्टर अब डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. बुटीक का मतलब होता है एक ऐसी शॉप जहाँ पर आप कुछ डिज़ाइनर पीस रखते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स रखते हैं एंड देन यू सेल इट टू द पीपल। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। तो जो चैप्टर है इसकी ओपनिंग कैसे होती है? स्टोरी की ओपनिंग होती है सोफ़ी के डिज़ायर से। सोफ़ी एंड जेंसी दोनों ही स्कूल से आ रहे होते हैं एंड दोनों बातें कर रहे होते हैं। सोफ़ी जो है जेंसी को कहती है कि जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, व्हेन आई लीव, दैट मीन्स कि जब सोफ़ी की स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी वो एक बुटीक ओपन करेगी। तो जेंसी जब ये बात सुनती है तो थोड़ी सी वो डाउटफुल हो जाती है। डाउटफुल क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी पुअर है। तो जेंसी जो है डाउटफुल तो होती है, साथ ही साथ वो अपनी आर्म्स को जो है सोफ़ी के कंधे पर रख लेती है।
टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। अब जेंसी कहती है कि सोफ, सोफ कौन है? सोफी। सो सोफी का निक नेम या उसको प्यार से क्या बुलाया जाता है? सोफ। तो जेंसी इस बात को सुनकर कहती है कि एक बुटीक खोलने के लिए यू नीड एम्पल मनी, बहुत सारा इसमें पैसा लगता है। तो सोफी कहती है आई विल फाइंड इट। सोफी कहती है कोई नहीं, पैसा लगता है तो मैं ढूंढ लूंगी पैसा, मैं इंतजाम कर लूंगी पैसे का। स्टीयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। तो जब सोफी ये बोलती है ना कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगी, तो ऐसा करते वक्त, ऐसा बोलते वक्त वो स्ट्रीट में, मतलब गली में बड़ी ध्यान से दूर की तरफ देख रही है, जैसे कि एक उसके अंदर एक होप है। ठीक है, एक होप है उसके अंदर कि वो पक्का पैसे का इंतजाम जैसे कर लेगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। फिर जेंसी कहती है कि पैसा इकट्ठा करने में खूब टाइम लगेगा। तो उस बात पर सोफी रिप्लाई करती है वेल आई विल बी अ मैनेजर देन। ठीक है, तो वो कहती है सोफी कि अगर पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा तो मैं एक काम करूंगी, स्कूल से डायरेक्ट निकलकर मैं पहले मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद। तो वो कहती है मैं मैनेजर बन के फिर क्या करूंगी? फिर मैं बुटीक ओपन करूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक। फिर वो कहती हैं कि मैं तब तक मैनेजर का काम करूंगी जब तक आई हैव गॉट इनफ, मतलब मेरे पास जब तक पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता, और पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर वो एक बुटीक ओपन कर लेंगी। एंड फिर वो कहती हैं कि उसे सब समझ में आ रहा है कि आगे ये सब कैसा होने वाला है। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। फिर यहाँ जेंसी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करती है। तो जेंसी कहती है कि स्कूल से जब तुम निकल जाओगी ना, तुमको कोई डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं देगा सोफ। अब यहाँ पर देखो जो सोफी है वो क्या रिप्लाई करती हैं, कहती हैं आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, कि मैं एक मैरी क्वांट के जैसे बनूंगी। मैरी क्वांट एक फैशन डिजाइनर है। सोफी सेड आई विल बी अ नेचुरल। तो वो कहती है मैं मैरी क्वांट की तरह बनूंगी, मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है रहूंगी और अपना काम करूंगी। हमेशा ऐसे फैशनेबल क्लोथ्स बनाऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल लगे लोगों को। They will see it from the start. I will have the most amazing shop this city has ever seen. फिर सोफी कहती है कि सब लोग देखेंगे कि मैंने कैसे शुरुआत की। ठीक है, सोफी कहती है कि सब लोग सिटी में, शहर में ये देखेंगे कि उसने कैसे शुरुआत की। एंड शहर के सभी लोग कहेंगे कि इतनी बढ़िया, इतनी अमेजिंग शॉप आज तक उन्होंने कहीं नहीं देखी जैसी शॉप सोफी की है। जेंसी नोइंग दे वर बोथ earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनकली। earmarked का मतलब होता है रिजर्व्ड, जब आप एक चीज के लिए रिजर्व हो। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। तो जेंसी जो है उसको अच्छे से पता है बिकॉज शी इज प्रैक्टिकल, वेयर एज सोफी इज द वन हु डे ड्रीम्स ऑल द टाइम। सो जेंसी जो है उसे पता है कि ये दोनों के दोनों रिजर्व हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रिजर्व्ड हैं किस चीज के लिए? बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्योंकि इनके पेरेंट्स ने शुरू से इनकी ऐसी कंडीशनिंग की है, स्कूल से निकलोगे तुम फटाफट से क्या करोगे? बिस्किट फैक्ट्री में काम करोगे ताकि हमें भी दो चार पैसा कमा कर दे सको। तो जेंसी को ये सब चीजें पता है, इसलिए जेंसी थोड़ी सी सैड हो जाती है। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स। फिर जेंसी एक विश करती है कि काश सोफी भी ये रियलिटी को चेक कर पाती और सोफी ऐसी चीज़ें ना बोलती, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी एस्पिरेशन सोफी रखती है जिससे जेंसी एंड सोफी दोनों को ही थोड़ा सा दुख पहुंचता है। When they reached Sophie Street, Jency said, "It is only a few months away now, Soph. You really should be sensible. They do not pay well for shop work. You know that. Your dad would not allow it." So अब क्या होता है कि जेंसी एंड जो सोफी है वो दोनों कहाँ पर पहुंच जाते हैं? सोफी जहाँ रहती है उस स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं, उस गली में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोफी रहती है। फिर जेंसी कहती है दैट इट इज ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे।
तो जेंसी यहाँ पर एक एडवाइस दे रही है सोफी को कि सोफी अभी कुछ ही टाइम बचा है हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होने में, अब तुमको सेंसिबल बिहेव करना चाहिए, मतलब अब तुमको लॉजिक के साथ बिहेव करना चाहिए, थोड़ी रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए। दे डू नॉट पे वेल फॉर द शॉप वर्क। तो यहाँ पर जेंसी रियलिटी दिखा रही है सोफी को कि जो तुम्हारे फादर हैं वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर उनको अच्छा वेज नहीं मिलता, अच्छा पैसा नहीं मिलता। और जब तुम्हारे फादर को ये पता चलेगा कि तुम बुटीक खोलने का सोच रही हो और तुम बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती, तो तुम्हारे फादर इस चीज़ को लेकर कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम जैसी स्कूलिंग कंप्लीट करो तुम बिस्किट फैक्ट्री में काम करो। लेकिन जब तुम्हारे फादर को ये पता चलेगा कि तुम बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती बल्कि एक बुटीक ओपन करना चाहती हो, तो तुम्हारे जो फादर हैं वो कभी इस चीज़ को लेकर अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, अब यहाँ पर सोफी जो है वो जेंसी की एडवाइस नहीं लेती, बल्कि वो क्या कहती है कि ठीक है, अगर मैं जो है फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी तो मैं एक काम करूँगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी। नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट। फिर वो कहती है कि जो एक्ट्रेस होती है ना वो अच्छा खासा पैसा कमाती है अपने काम का। येस, एंड आई कुड मे हैव द बुटीक ऑन द साइड। फिर वो कहती है कि एक्ट्रेस के साथ साथ मैं अपना बुटीक वाला जो काम है वो भी ओपन कर सकती हूँ साइड बाय साइड। एक्ट्रेसेस डू नॉट वर्क फुल टाइम, डू दे। अब यहाँ पर सोफी जेंसी से पूछती है कि जो एक्ट्रेसेस होती है क्या वो फुल टाइम काम करती हैं, क्या वो करती हैं जेंसी? Anyway, that or a fashion designer, you know something a bit sophisticated. फिर सोफी कहती है कि कुछ भी हो, अगर वो एक्ट्रेस बनेगी तो साइड बाय साइड या तो वो बुटीक का काम ओपन करेंगी या फिर वो एक फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगी। लेकिन वो जो भी काम करेंगी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है काफ़ी सिविलाइज्ड। एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन वो होता है जो हर काम बहुत ही तौर तरीके से एक मैनर के साथ करता है, जिसको वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो यहाँ पर सोफी कहती है कि जो भी मैं काम करूँगी, चाहे वो बुटीक ओपन करना हो या फैशन डिज़ाइनर का काम हो, मैं जो भी काम करूँगी वो बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से करूँगी। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। तो बाहर बारिश हो रही है और अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जेंसी एंड सोफी बात करते करते सोफी के घर के आगे पहुँच जाते हैं एंड सोफी अपने घर एंटर कर जाती है लीविंग जेंसी बिहाइंड इन द रेन। और जेंसी को बाहर ही बारिश में छोड़कर सोफी अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही सोफी अपने घर जाती हैं तो वो क्या कहती हैं? वो कहती है इफ़ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, कि अगर मेरे पास कभी पैसा होगा तो मैं एक बुटीक ओपन करूंगी। तो उसके फादर कहते हैं हाँ, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर सोफी के फादर कहते हैं ये लाइन सुन के कि मतलब कौन सी लाइन, जब सोफी कहती है कि मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं एक बुटीक ओपन करूंगी। तो सोफी के फादर कहते हैं अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी रहने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। सोफीज फादर वो स्कूपिंग shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. स्कूपिंग का मतलब होता है ईटिंग वेरी फास्ट, ठीक है। स्कूपिंग का मतलब होता है ईटिंग वेरी फास्ट। शेफर्ड्स पाई मतलब एक इनका एक ये डिज़र्ट है शायद, क्योंकि पाई हमेशा मीठी होती है, ये एक डिज़र्ट होता है, राइट। एंड प्लम फेस का मतलब है बिल्कुल गोल और भरा हुआ जो चेहरा होता है। ग्रीमी का मतलब होता है अनटाइडी एंड वेरी डर्टी। एंड स्वेट का मतलब होता है पसीना। मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब है कि पूरे दिन की जो मेहनत है।
तो यहाँ पर ये बताया है कि जो सोफ़ी के फादर है ना, जब वो अपनी डॉटर को ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी, ऐसा कहते वक्त वो अपने मुंह में एक तरीके से खाना ठूस रहे होते हैं। स्कूपिंग का मतलब वैसे तो ठूसना होता है, तो वो ऐसा कहते कहते क्या कर रहे हैं, शेफर्ड पाए खा रहे हैं एंड उसको बहुत ही तेज़ से खाए जा रहे हैं, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ वो खाए जा रहे हैं। उनका जो फेस है काफ़ी प्लम्प है एंड ये फेस काफ़ी ग्रीमी एंड स्वेटी हो रखा है, मतलब काफ़ी डर्टी एंड उनके फेस पर थकान दिख रही है क्योंकि पूरे दिन से वो काम करके घर आए हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड। अब यहां पर ये बात कौन कहता है, ये बात डेरेक कहता है। डेरेक कौन है, ये सोफी का छोटा भाई है। और यहाँ पर सोफी का छोटा भाई कहता है कि डैडी, मेरी जो सिस्टर है सोफी, उनको लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। तो डेरेक जब ये बात करता है तो वो अपने फादर की चेयर के पीछे झूल रहा होता है और तब वो ये बात कहता है कि सोफी को ऐसा लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं। देयर मदर साइड। अब साइड का मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा सैड तरीके से साए करना, राइट। तो उनकी जो मदर है वो काफ़ी सैड है, इसलिए शी जस्ट साइड। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। स्टूप्ड ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ होना, लीन फॉरवर्ड। तो सोफी अपनी मदर को देखती है कि उनकी मदर सिंक में कुछ काम कर रही है, सिंक जो किचन में होती है, और कुछ सिंक में वो झुककर काम कर रही हैं। Wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. Incongruity का मतलब होता है स्ट्रेंज। फिर सोफी ये देखती है कि जो उनकी मदर ने एप्रिन पहना हुआ है उसकी स्ट्रिंग्स काफ़ी लूज तरीके से बंधी हुई हैं, राइट। सो अभी वो क्या देख रही है कि उनकी जो मदर ने एप्रिन पहना है उसमें जो बो लगा रखी है, पीछे की तरफ जो गांठ लगा रखी है, जैसे कि ये देखो, ये एप्रिन में लगा रखी है ना गांठ, ये काफ़ी लूज तरीके से बंधी हुई है। और उनकी मदर की जो बैक है वो क्रूकेड है, क्रूकेड मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है अभी। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज। अब टाइम हो चुका है थोड़ा सा रात का। एंड स्मॉल रूम वो स्टीमी फ्रॉम द स्टोव। जो उनका छोटा सा रूम है वो धुएं से भर जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी मदर किचन में खाना बना रही है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। क्लटर्ड का मतलब होता है मेस। हैवी ब्रीदिंग मैन यहाँ पर वो अपने फादर को रेफर कर रही हैं कि उनके फादर जो है हैवीली ब्रीद कर रहे थे, क्यों, क्योंकि धुएं से उनका जो पूरा घर है, जो पूरा रूम है वो भर जाता है और धुएं की वजह से उनके फादर प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहे थे। एंड हिज फादर वॉज वियरिंग वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बनियान। एट द टेबल, और एंड ही वॉज सिटिंग एट द टेबल। द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। फिर सोफी कहती है कि कॉर्नर में जो है कुछ ऐसे कपड़े का ढेर लगा हुआ है जो डर्टी हैं, जिनको अभी धोना बाकी है। सो इसीलिए पूरा घर क्लटर्ड है, पूरा घर मेस्ड है, मेस्ड अप है, अनटाइडी है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। तो सोफी जो है उसको अपने थ्रोट में थोड़ा सा टाइटनिंग लगता है, मतलब उसको ऐसा लगता है उसका गला चोक हो गया है, क्यों, क्योंकि घर में काफ़ी धुआं हो चुका है। एंड इतना मेस देखकर, इतना धुआं देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। नाउ अब वो क्या करती है, वो अपने ब्रदर को ढूंढती है, जियोफ को। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of motorcycle over some newspaper spread on the carpet. जियोफ एल्डर ब्रदर हैं किसके, सोफी के। तो सोफी जब अपने भाई जियोफ से मिलने जाती है तो जियोफ इस टाइम पर क्या कर रहा होता है, वो नीलिंग मतलब अपने घुटनों पर बैठा होता है एंड उसने न्यूज़पेपर बिछा रखा है। न्यूज़पेपर पर मोटरसाइकिल के पार्ट्स रख रखे हैं ताकि कारपेट गंदा ना हो, ठीक है। तो इसका जो ब्रदर है जियोफ, वो एक्चुअली मोटरसाइकिल का कुछ काम कर रहा है, कुछ रिपेयर कर रहा है उसको। टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयर करना, राइट, कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। तो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो उसने कारपेट पे नहीं बल्कि कारपेट के ऊपर प्रॉपर ऐसे अखबार बिछा रखा है, न्यूज़पेपर के ऊपर उसने मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे हैं ताकि कारपेट गंदा ना हो। एंड फिर वो नील डाउन होके मतलब घुटनों के बल बैठकर रिपेयरिंग का काम कर रहा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल
एन अप्रेंटिस मैकेनिक। तो फिर यहाँ बताया गया है कि जियोफ जो है उसे 3 साल हो चुके हैं स्कूलिंग कंप्लीट किए हुए, और अभी वो एक मैकेनिक का काम सीख रहा है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जब आप कोई काम सीख रहे हो। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने काम के लिए शहर से काफ़ी दूर जाता है। He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing. तो यहाँ पर सोफी कहती है कि उसका जो ब्रदर है वो काफ़ी ग्रोन अप हो चुका है और इसीलिए उसे अभी कोई कुछ कहता नहीं है। नाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट द सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ। आई मीन वो कहती है कि उसको उसके भाई के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसका भाई कभी बोलता ही नहीं है। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरीली। फिर वो कहती है कि उसका भाई बहुत ही कम बोलता है, जितना भी बोलता है वो वॉलंटरीली बोलता है, जब उसका मन करेगा वो तब बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। फिर सोफी कहती है कि मेरे भाई के मुंह से बातें निकलवाना एक ऐसा काम है जैसे कि एक जमीन से स्टोन्स को निकालने जैसा काम है। मतलब जैसे एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जमीन जहाँ से तुम प्रीशियस स्टोन्स निकालते हो, और प्रीशियस स्टोन्स निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मशक्क़त लगती है। ऐसे ही उसके ब्रदर के मुंह से कुछ भी निकलवाना, कुछ भी बुलवाना इज सिमिलर टू द टेकिंग आउट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। सिंस सोफी के जो ब्रदर हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट रहते हैं, तो सोफी इस बात से काफ़ी जेलस फील करती है, उसके साइलेंस से काफ़ी जेलस फील करती है। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. तो वो क्यों जेलस फील करती है अपने भाई के साइलेंस से? क्योंकि उसका भाई कभी बोलता नहीं है, कुछ भी बताता नहीं है वो क्या सोच रहा है। फिर वो एक चीज़ से और जेलस फील करती है, वो कहती है कि उसका भाई भले ही बोलता ना हो, बट वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाता है जो जगह के बारे में ना तो सोफी को पता है और ना ही वो सोफी को कभी लेकर जाता है। सो वेदर दे वर ओनली आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आउटलाइंग का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, प्लेस बियॉन्ड इन सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू। फिर वो कहती है कि उनके जो ब्रदर है या तो वो शहर से काफ़ी दूर प्लेसेस पर जाते हैं या कहीं आसपास कंट्री साइड में जाते हैं, ऐसा हमें नहीं पता, बट उसके ब्रदर कई ऐसी जगह पर जाते हैं जहां उसको लेकर जाना वो नहीं चाहते। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। फिर वो यहाँ पर एक और चीज़ से जेलस फील करती है कि जो उसके ब्रदर हैं वो ऐसी जगह जाते हैं जो कि उसके लिए अननोन है, राइट, एंड वो उसकी रीच के बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है, जहाँ पर वो ना कभी गई और शायद ही वो कभी जाएगी। तो यहाँ पर सोफी ये इमेजिन करती है कि उसके भाई की लाइफ बहुत ही हैपनिंग है, जियोफ की लाइफ काफ़ी हैपनिंग है। वो काफ़ी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को कभी नहीं लेके जाना चाहता, ना ही वो कभी बताता है, राइट। तो वो ये सब इमेजिन कर रही है। तो जो भी ये इमेजिन कर रही है ना, इट इज़ अटेनिंग हर स्पेशल फैसिनेशन। मतलब फैसिनेशन का मतलब होता है एक स्पेशल इंटरेस्ट। तो ये सारी इमेजिनेशन से वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है और उसका अब ये इंटरेस्ट हो जाता है कि अब उसे भी वो जगह जाना है जहाँ पर उसका भाई जाता है, जो उसके लिए अननोन है, एंड वो ऐसी जगह जाना चाहती है जो उसकी रीच के काफ़ी दूर है। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and did not make new friends easily. अब अगेन सोफी यहाँ पर इमेजिन करती है और कहती है कि शायद उसका ब्रदर ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते होंगे, एग्जॉटिक पीपल होते होंगे। एग्जॉटिक पीपल का मतलब फॉरेनर पीपल, एंड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोग होते होंगे जिनसे शायद उसका भाई बात ना करता हो या अभी तक बात ना की हो, क्योंकि उसका ब्रदर काफ़ी चुप रहता है और नए फ्रेंड्स नहीं बनाता जल्दी से। शी लॉन्ग टू नो दैम। अब वो मनी मन ऐसे इच्छा करती है। लॉन्ग का मतलब होता है विश, इच्छा करना। तो वो मनी मन विश करती है कि काश वो इन सब लोगों को जान पाती। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन
एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। ना वो इस चीज़ को लेकर भी एक विश करती है, एक इच्छा जताती है कि काश उसका और उसके ब्रदर का जो एक अफेक्शन है, मतलब जो एक प्यार है एक दूसरे की तरफ भाई बहन का, वो डीप हो जाए और उसका भाई किसी एक दिन उसे उस जगह लेकर जाए जहां वो उसका भाई जाता है। ये सब चीज़ें जो है सोफ़ी इमेजिन कर रही है, उसका भाई ऐसे कहीं भी नहीं जाता है, बट सोफ़ी इमेजिन कर रही है कि सिंस वो चुप रहता है और वो सारी बातें नहीं बताता और वो जो है हमेशा ऐसी जगह ट्रेवल करता है जो काफ़ी हैपनिंग है। दो देयर फादर फॉरबेड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। तो जो इनके फादर होते हैं जियोफ एंड सोफ़ी के, उन्होंने कभी अलाउ भी नहीं किया कि सोफ़ी जो है बाहर जाए अपने भाई के साथ, एंड जियोफ ने भी कभी इस चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया कि वो भी अपनी सिस्टर को बाहर लेकर जाना चाहता है। बट इसका रीज़न सोफ़ी को अच्छे से पता था। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। उसे पता था कि उसका भाई इसलिए नहीं लेके जाता है साथ में क्योंकि वो सोचता है कि अभी वो काफ़ी यंग है, काफ़ी छोटी है, एंड शी वॉज इम्पेशेंट। लेकिन सोफ़ी काफ़ी इम्पेशेंट लड़की है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। वो इतनी इम्पेशेंट है और वो अपनी फैंटेसीज में, अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है और वो ये सोचती है कॉन्शियसली कि जो ये बाहर की दुनिया है ना, ये उसका वेट कर रही है। शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील as at home there as in the city which had always been her home। फिर वो ये सोचती है कि जो ये बाहर की दुनिया, ये जो शहर है, ये उसके लिए उसके घर जैसा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। और फिर वो ये इमेजिन करती है कि इस शहर में, बाहर की दुनिया में सब लोग उसके अराइवल का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगी। शी सो हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। ना वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो अपने भाई की बाइक पर पीछे बैठी है और उसका भाई राइड कर रहा है, उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू ओवर बिहाइंड। अब वो क्या इमेजिन करती है कि उसका भाई बाइक राइडिंग कर रहा है एंड वो पीछे बैठी हुई अपने भाई जियोफ के, एंड उसके भाई ने शाइनिंग ब्लैक लेदर्स पहने हुए हैं एंड उसने खुद येलो ड्रेस पहनी हुई है। येलो ड्रेस के पीछे उसने एक केप भी पहना हुआ है जो हवा के झोंके में उड़ रहा है। फ्लू आउट बिहाइंड का मतलब है हवा के झोंके में उड़ रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होता है केप, ठीक है, जैसे येलो कलर का इसमें केप दिखा रखा है। तो वो सोचते हैं कि उसने येलो कलर की एक ड्रेस पहनी और पीछे येलो कलर का केप है। There was the sound of applause as the world rose to greet them। फिर वो ये सोचती है कि जैसे ही पूरे शहर में ये होता है ना कि हम दोनों भाई बहन आ गए हैं यहाँ घूमने के लिए, और जैसा कि ये पूरा शहर उसके लिए वेट कर रहा था उसके अराइवल के लिए, तो उसको क्या सुनाई देता अपनी इमेजिनेशन में कि सब लोग तालियां जो है बजा रहे हैं उसके लिए। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak। तो जब वो ये सोच रही होती है कि किस तरीके से पूरे शहर में उसके लिए तालियां गूंज रही हैं, सब उसका वेलकम कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से अपनी इमेजिनेशन से बाहर आते हैं और वो देखती हैं कि उनका जो ब्रदर है ही वॉज फ्राउनिंग, मतलब एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन है उसके फेस पर, क्योंकि वो अभी ट्विंकरिंग वाला काम कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली कुछ रिपेयर कर रहा है और वो रिपेयर हो नहीं पा रहा। सो वो देखती है कि उसका ब्रदर ने जो है कुछ ऑयली कंपोनेंट, कुछ पार्ट्स पकड़े हुए मोटरसाइकिल के, और बहुत ही ध्यान से पकड़े हुए हैं। क्रैडल का मतलब है व्हेन यू होल्ड समथिंग डेलिकेटली, बहुत ही ध्यान से जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं। तो उसके भाई ने ध्यान से ऑयली कंपोनेंट को पकड़ा हुआ है ताकि वो फिसल ना जाए हाथ से, एंड वो उन कंपोनेंट्स को, मोटरसाइकिल के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो कंपोनेंट है यहाँ पर, और उन पर ग्रीस लगा हुआ है इसलिए वो ऑयली हैं, राइट। तो वो इस ऑयली कंपोनेंट को ऐसे देखता है जैसे कोई एक डम एनिमल हो, राइट। डम एनिमल क्यों कहा उसने? क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है वो चल ही नहीं रही है, इसलिए वो इसे ऐसे देखता है, एक ऐसा एनिमल जो बिल्कुल डम है, जो बोलना चाहता है, विलिंग इट टू स्पीक का मतलब जो बोलना चाहता है, ठीक होना चाहता है ये मोटरसाइकिल, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसके फेस पर एक फ्राउन है, एक गुस्सा है, राइट।
अभी हमारा यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसी तरीके से इस चैप्टर को हम पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक्सप्लेनेशन में फिर और टाइम लग जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। गोइंग प्लेसेस का हम लोग अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड। सोफी अपने भाई जियोफ को कहती है कि वो डैनी केसी से मिली। जियोफ सोफी का बड़ा भाई होता है, ठीक है, और इनके बीच में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन सिबलिंग्स के बीच में। तो सोफी अपने भाई जियोफ को कहती है कि वो डैनी केसी से मिली। डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर है, काफ़ी यंग है, काफ़ी चार्मिंग है। ही लुक्ड एब्रप्टली एंड ही आस्क्ड वेयर। तो एकदम से जियोफ पूछता है कि कहाँ मिली हो तुम डैनी केसी से। देन शी रिप्लाइड इन द आर्केड। वो कहती है कि मैं डैनी केसी से आर्केड में मिली। आर्केड एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। फनीली इनफ इसका मतलब होता है विद सरप्राइज। तो वो कहती है एक्चुअली वो डैनी केसी से सरप्राइजिंगली मिली, एकदम से मिली, अचानक से मिली। इट वॉज लाइक अ सरप्राइज टू हर। उसका भाई कहता है इट इज़ नेवर ट्रू। तो उसका भाई इसकी बात पर विश्वास करने को जो है राजी नहीं है। वो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। सोफी रिप्लाइड आई डिड टू। तो वो कहती है कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, बट लेटर ऑन आई केम टू नो दैट इट इज़ डैनी केसी ओनली। यू टोल्ड डैड। तो यहाँ पर जियोफ पूछते हैं कि क्या तुमने पापा को बताया। शी शुक हर हेड। तो वो मना कर देती है। चेस्टर्ड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। चेस्टर्ड का मतलब होता है हम्बल। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो इमोशनल हो जाती है सोफी। क्यों इमोशनल हो जाती है? वो इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाती है कि क्या उसके भाई को आज तक ये समझ नहीं आया कि वो हर चीज़, हर सीक्रेट्स पहले उसी से शेयर करती है। जब वो मना करती है कि उसने फादर को नहीं बताया कि वो डैनी केसी से मिली है, फिर जियोफ कहता है आई डू नॉट बिलीव इट, कि मैं विश्वास नहीं करता कि तुम उससे मिली हो। डैनी केसी से वो कहाँ मिली, कैसे मिली, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आगे देती है। बट ध्यान रखना कि एक्चुअल में ये डैनी केसी से नहीं मिली थी। इनफैक्ट इट वॉज द पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, और ये अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेती है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयसेस विंडो। तो ये कहती है कि मैं ना एक्चुअली रॉयसेस विंडो पर ना क्लोथ्स देख रही थी, मतलब काफ़ी कुछ कपड़े जो है मैं ट्राई कर रही थी। व्हेन समवन केम स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी। फिर वो कहती है कि जब मैं रॉयसेस विंडो में थी, आई वॉज लुकिंग अराउंड यू नो द शॉप एंड द क्लोथ्स। सो दैट टाइम कोई मेरे पास में आया और मेरे साइड में आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने जब देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि डैनी केसी था। तो यहाँ पर बता रही है कि वो डैनी केसी से कहाँ मिली। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। अब उसका भाई पूछता है अच्छा चलो मैं तुम पर विश्वास करता हूं, पर पहले मुझे ये बताओ कि वो दिखता कैसा है। सोफी रिप्लाई करती है ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तो वो कहती है तुमको पता है वो कैसा दिखता है। तो यहां पर फिर उसका भाई जियोफ रिप्लाई करता है क्लोज टू आई मीन। तो वो कहता है कि हाँ हाँ दूर से तो मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है, बट मुझे ये बताओ वो पास से कैसा दिखता है। देन सोफी रिप्लाई करती है वेल। तो यहाँ पर सोफी डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में हो रही हैं, सारी चीज़ें उसकी फैंटेसीज हैं। ही हैज़ ग्रीन आइज। वो कहती है कि उसकी आंखें ग्रीन हैं, जेंटल आइज हैं। ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। तो वो कहती है कि वो इतना टॉल नहीं है जितना वो लगता है तुमको। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। अब वो थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि क्या उसको उसके दांतों के बारे में भी बताना चाहिए कि डैनी केसी के दांत कैसे हैं, बट लेटर ऑन शी डिसाइडेड कि नहीं, वो ये सब नहीं बताएगी। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन। अब उनके जो फादर हैं वो घर आते हैं काम करके, फैक्ट्री से काम करके वो घर आते हैं। हैड वॉश्ड का मतलब है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घर आने के बाद ही इज टेकिंग बाथ। हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक
एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। तो उसके फादर जो है नहा कर आते हैं तो उनके अंदर से थोड़ी सी साबुन की स्मेल आ रही होती है, उनका फेस एंड आर्म शाइन कर रहे होते हैं, बिल्कुल पिंक हो गए होते हैं। ही स्विच्ड ऑन टेलीविजन। फिर जब वो नहाकर बाहर आते हैं और वो जब बेडरूम में आते हैं तो वो अपना टेलीविजन ऑन कर देते हैं। टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज। डेरेक कौन है? ये सोफी का छोटा भाई है। देखो सोफी का जो बड़ा भाई है वो है जियोफ, सोफी का जो छोटा भाई है वो है डेरेक। टोस्ट वन का मतलब होता है फेंक देना। तो यहां पर इसके फादर क्या करते हैं, डेरेक का एक जो शू था ना वो उसके फादर फेंक देते हैं। ठीक है, कहां पर फेंक देते हैं? सोफा पर। एंड सैट डाउन विद अ ग्रंट। फिर उसके फादर चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं, बट ग्रंट का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं रफ वॉइस में कि कैसे हो तुम, ढंग से नहीं रहते, ये सब तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से पापा लोग होते हैं। सोफी मेट डैनी केसी, जियोफ सेड। जियोफ कहता है कि अपने फादर को कहता है कि आपको पता है सोफी डैनी केसी से मिली। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। रिगल्ड का मतलब होता है टर्न करना। तो सोफी जहां बैठी होती है टेबल पर वहां पर वो टर्न करती है। हर फादर टर्नड हिज हेड ऑन हिज नेक। द नेक वॉज वेरी थिक, मतलब काफी मोटी गर्दन है इनके फादर की। टू लुक एट हर हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है जब आप किसी के लिए डिसग्रेस फील कर रहे हो, स्कोर्न फील कर रहे हो, उसे डिसडेन कहते हैं। तो उसके जो फादर है, सोफी के फादर, वो अपनी मोटी सी गर्दन को पीछे घुमाते हैं और अपनी डॉटर की तरफ देखते हैं, और देखते वक्त वो कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, एकदम डिसडेन वाला, ऐसे अपमान वाला, क्योंकि उसके फादर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो डैनी केसी से मिली है। जोफ कहता है इट इज़ ट्रू, कि ये सच है, माय फादर जो उसकी बहन है सोफी वो ऑलरेडी डैनी केसी से मिल चुकी है। फिर इसके फादर एक बात बताते हैं। तो उसके फादर कहते हैं आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। टॉम फिनी सोफी के फादर के टाइम का काफ़ी बड़ा फुटबॉलर था, काफ़ी जाना पहचाना फुटबॉलर था। तो इसके जो फादर है, सोफी के फादर, वो कहते हैं कि वो ना अपने टाइम पर एक ऐसे मैन को जानते थे जो टॉम फिनी से मिला हुआ था। और जब इसके फादर ये बात कह रहे होते हैं वो बहुत ही रेवरेंटली कहते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में टॉम फिनी एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था, काफ़ी फॉर्मिडेबल रेपुटेशन रखता था। तो इसलिए उसके फादर बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को जानते थे जो ऑलरेडी टॉम फिनी से मिला था। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन ये बात बहुत टाइम पहले की है। जोफ कहता है यू टोल्ड अस, कि आपने ऑलरेडी ये बात हमें बताई हुई है। कैसे माइट बी दैट गुड समडे। फिर जोफ कहता है कि टॉम फिनी जितना फेमस था, जितना अच्छा प्लेयर था, उसी तरीके से डैनी कैसी भी कभी ना कभी बहुत सही हो जाएगा खेलने में। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। फिर वो कहता है कि वो शायद टॉम फिनी से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए खेलने में, बिकॉज वो क्या है, एकदम बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। इफ ही कीप्स हिज हैड ऑन द शोल्डर। इस ईडियम का मतलब है नॉट कमिंग इन टू ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें अपने ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, कीप हैड ऑन द शोल्डर। तो यहाँ पर सोफी के फादर कहते हैं कि वो तभी बेटर हो सकता है टॉम फिनी से अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। फिर वो कहता है कि जो डैनी केसी है इसको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है ना कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं। वो गेम खेलते हैं तो गेम में वो प्रॉपर ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस फील करते हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। फिर यहाँ पर जोफ कहता है कि वो बिल्कुल सही है और सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट टीम के साथ है, अभी बेस्ट जो इस कंट्री की बेस्ट टीम है ना उसके साथ वो खेलता है। ही इज़ यंग येट। फिर उसके जो फादर है वो कहते हैं कि वो काफ़ी यंग है। फिर यहाँ पर जोफ कहता है ही इज़ ओल्डर देन आई एम, कि वो मुझसे तो बड़ा है। फिर इसके फादर कहते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो वो कहते हैं कि लेकिन फर्स्ट टीम के लिए तो वो अभी काफ़ी यंग है। तो उसके फादर यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट टीम बोलकर क्या रेफर करना चाह रहे हैं,
वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए अभी खेल रहा है, तो जो ये नेशनल टीम है जो नेशनल लेवल पे खेलती है उसके लिए अभी डैनी कैसी फिट नहीं है, वो इस चीज़ के लिए अभी काफ़ी यंग है। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। फिर यहाँ जियोफ कहता है कि पापा आप इस बात के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते, उसकी एबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफी जो है अगेन अपनी फैंटेसीज में, अपनी इमेजिनेशन में है और एक अलग तरीके की अब कहानी वो बनाने लगती है। वो कहती है कि टेबल पर बैठी हुई कि जो डैनी केसी है ना वो एक दुकान खरीदने वाला, एक शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड का मतलब होता है एंग्री, तो उसके फादर जो है काफ़ी गुस्से में आ गई ये सुनकर। सो वो पूछते हैं वेयर डिड यू हियर दैट, कि तुमने कहाँ सुन लिया कि वो शॉप खरीदने वाला है। तो सोफी रिप्लाई करते ही टोल्ड मी सो, तो वो कहती है कि उसी ने मुझे खुद बताया कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब अनहर्ड। तो अब उसके फादर जो है मटरिंग करते हैं, मटरिंग मतलब लो वॉल्यूम में कुछ ऐसा बोलते हैं जो उसको सुनाई नहीं दिया। किसको सुनाई नहीं दिया? सोफी को। ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, फिर वो क्या करता है अपनी चेयर, उसके फादर जो अपनी चेयर खिसकाते हैं और जो है सोफी को बोलते हैं दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। तो वो कहते हैं कि अपनी ये वाइल्ड स्टोरीज हमें मत सुनाओ, वाइल्ड स्टोरीज तुम्हारी सारी की सारी क्या है, ये एक फॉल्स एजम्पशन है तुम्हारा, ये तुम्हारी खुद की बनाई हुई स्टोरीज हैं। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, एंड हैड हिम टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। सो जियोफ यहाँ पर अपने फादर को कहता है कि उसने मुझे बताया कि वो आर्केड में मिली है, एंड उसने ये भी बताया कि वो कैसे मिली डैनी केसी से। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। सो अब क्या होता है कि सोफी के फादर बहुत ही गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम जिस तरीके की बातें करती हो ना, इन बातों से तुम एक दिन अपने आप को ट्रबल में ले आओगी, मतलब मुसीबत में ले आओगी। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ। तो सोफी अपने ब्रदर को कहती है और अपने फादर को ये बताती है कि जियोफ को तो पता है ये सच है। तो जियोफ को वो पूछती है डोंट यू जियोफ, तो वो कहती है कि क्या तुम्हें सच नहीं पता। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं ही डू नॉट बिलीव यू, कि वो तुमको बिलीव नहीं करता, वो तुमको विश्वास नहीं करता, दो ही वुड लाइक टू। फिर उसके फादर कहते हैं लेकिन उसको तुम पर विश्वास इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तुम अभी काफ़ी यंग हो, पर वो तुम पे विश्वास नहीं करता, पर वो तुम पे विश्वास करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी जो आदत है वाइल्ड स्टोरीज बनाने की और वाइल्ड स्टोरीज बनाकर बताने की, इसलिए वो तुम पर विश्वास नहीं कर पाता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो यहाँ पर जियोफ के बेडरूम की बात हो रही है कि उसके बेडरूम में एक टेबल लैंप लगा हुआ है, उससे रूम में या उस दीवारों पर जो टेबल लैंप का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ग्लो कर रहा है। अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी। प्रोडिगी का मतलब है यंग मैन। तो यहाँ पर ये बताए कि जियोफ के बेडरूम में काफ़ी लार्ज पोस्टर लगा हुआ है फुटबॉल टीम का, पूरा स्क्वाड का मतलब होता है जो टीम है ना, पूरी जितनी भी टीम होती है, तो जितने भी टीम में प्लेयर हैं उन सब की पिक्चर उसने लगा रखी है। और ये भी बताया गया है कि उसके रूम में जो है केसी की 3 फोटोज़ हैं। ठीक है, केसी की कितनी फ़ोटोज़ है? 3 फोटोज़ हैं। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। अब सोफी जो अपने भाई से प्रोमिस लेती है कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो डैनी केसी से मिली है। नथिंग टू टेल इज हियर, जियोफ कहता है इसमें बताने जैसा क्या है, इसमें तो कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। फिर वो कहती है प्रोमिस, कि प्रोमिस करो जियोफ, डैड वुड मर्डर मी, अगर तुमने किसी और को बताया तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। मतलब मर्डर करने का यहाँ पर मतलब है कि डैड मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। तो उसका भाई कहता है ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो वो कहता है ठीक है वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर उसे ये लगेगा जब वो सच बोल रही है, तो अगर वो सच होगा जो भी उसने बताया है कि वो डैनी केसी से मिली है, तो वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएगा। तो वो अपने भाई से फिर रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज़ जोफ, कि भाई प्लीज़ किसी को भी मत बताना। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। फिर वो कहता है जीसस क्राइस्ट,
आई मीन जैसे हम यूँ कहते हैं ना ओ गॉड, तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट। फिर वो कहते हैं सोफी अभी तुम स्कूल में हो, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। फिर वो कहता है कि केसी की जिंदगी में तो लाइन लगी होगी गर्ल्स की। नो ही डजंट। फिर सोफी कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट। फिर वो पूछता है कि तुमको कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। फिर सोफी कहती है अरे उसने ही खुद बताया ना इसलिए मुझे पता है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। फिर उसका भाई कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़के थोड़ी ना ऐसी बातें करते हैं। यस ही डिड। तो उसकी सिस्टर कहती है सोफी कि यस उसने मुझे बताया। ही इज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है, ही इज। फिर वो कुछ कहना चाहती है, फिर बाद में कहती है ही इज क्वाइट। तो वो कहती है कि वो काफी क्वाइट पर्सन है, चुपचाप रहता है। फिर ये सब बातें सुन के उसका भाई जियोफ कहता है नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब सीमिंगली। अच्छा ऊपर मैंने जियर्ड का मतलब नहीं बताया, इसका मतलब होता है छेड़ना, टीजिंग करना, टीज करना। तो जैसे भाई एक बहन को ऐसे टीज करता रहता है ना, तो वहां पर ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि जियोफ भी अपनी सिस्टर सोफी को टीज कर रहा है। वेल यहाँ पर जब सोफी ये कहती है कि वो एक क्वाइट पर्सन है, तो इस बात पर जियोफ अग्री नहीं करता और वो कहता है नहीं इतना तो चुपचाप रहने वाला वो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से तुम बता रही हो कि उसने तुमको ये बताया वो शॉप खरीदने वाला है, तो इतना तो चुपचाप वो नहीं लगता है। फिर उसके सिस्टर कहते हैं इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, कि जियोफ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमको लग रहा है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। फिर वो कहते हैं कि जब वो डेनी केसी से मिली थी तो वो पहले खुद गई थी उससे बात करने। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" फिर वो कहती है जब उसने उसे देखा ना डेनी केसी को, तो वो खुद उसके पास गई ये पूछने की क्या वो डेनी केसी है। And he looked sort of surprised and he said, "Yes, that's right." तो ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और फिर उसने कहा हाँ वो ही डेनी केसी है। And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on television. फिर वो कहती है जैसे टेलीविजन में उसका बहुत बार इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू में जो उसका एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब होता है आपका बोलने का स्टाइल। तो वो कहती है कि डेनी केसी का एक्सेंट बिल्कुल मैच कर रहा था रियल लाइफ में। हालांकि उसे पता था कि ये डेनी केसी है, बट उसको श्योरिटी कब हुई जब उसने उसका एक्सेंट सुना। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक कौन है? सोफी का छोटा भाई। फिर वो अपने भाई जियोफ को बताती है, जियोफ सोफी का बड़ा भाई है। तो सोफी अपने बड़े भाई को बोलती है कि मैंने ना एक्चुअल में उससे ऑटोग्राफ मांगा डेरेक के लिए, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेन और पेपर। बट ना उसके पास और ना मेरे पास, ना तो पेपर था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी बहुत बातें की। हमने क्लोथ्स के बारे में बातें की, उस शॉप में जितने भी क्लोथ्स थे उनके बारे में हमने बात की। ही सीम्ड लोनली। फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा ना अकेला लग रहा था, लोनली लग रहा था। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो अकेला लग रहा था, तो वो ये कहना चाहती है कि आफ्टर ऑल वो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया हुआ है, वो शायद लोगों के साथ मिंगल अप नहीं हो पाया, इसलिए वो काफी लोनली लग रहा था। ठीक है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. फिर यहाँ पर सोफी कहती है कि उसने मुझे ये कहा कि अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो पक्का उसे ऑटोग्राफ देगा। As if he would ever show up. फिर यहाँ पर जियोफ कहता है हाँ बड़ा वो तुमसे दोबारा मिलने वाला है। You do believe me now, don't you? फिर यहाँ पर सोफी कहती है अब तुमको मुझ पे विश्वास हुआ तुमको मुझ पे विश्वास। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it. तो उसने क्या करा, अभी जियोफ ने अपनी जैकेट खींची और जैकेट पहनी। जैकेट काफी शाइनी एंड शेपलेस थी। She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about the clothes. He was tall with a strong dark face, handsome she thought.
तो यहाँ पर वो बेसिकली अपने भाई के लिए कह रही होती है कि उसका जो भाई है वो काफ़ी हैंडसम है, बट काश वो अपने अपीयरेंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे पाए। फिर वो ये भी सोचते हैं कि काश वो अपने क्लोथ्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दे पाए, जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है। एंड वो कहती है कि वो काफ़ी टॉल है, नो डाउट, उसका फेस स्ट्रॉन्ग डार्क है, हैंडसम है। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। फिर उसका भाई ये सब सुनकर कहता है कि ये सब जो उसने बोला है ना सोफी ने, ये अनलाइकलीस्ट है, आई मीन वेरी डाउटफुल और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सारी की सारी, डाउटफुल की स्पेलिंग गलत हो गई, DOUBTFUL। ओके, तो यहाँ पर वो कहता है कि जो भी तुमने बोला है ना, ये सब अनएक्सपेक्टेड बोला है तुमने, मतलब तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग गोइंग प्लेसेस का अभी पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी, मतलब जो तीर्थ यात्रा होती है उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। एंड यूनाइटेड का मतलब यहाँ पर है, ये है टीम का नाम बेसिकली, जिस टीम में डैनी केसी खेलता है। तो वैसे देखो, पिलग्रिमेज वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी लॉन्ग रिलीजियस जर्नी पर जा रहे हो। लेकिन ये लोग जो थे, जो सोफ़ी की फैमिली है, वो तो मैच देखने जा रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ किया है। रीज़न ये है कि सोफ़ी की फैमिली को फुटबॉल मैच देखना काफ़ी पसंद है। तो सोफ़ी की फैमिली ने सैटरडे के दिन प्लान बनाया कि वो मैच देखने जाएंगे। Sophie and her father, little Derek, went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. तो जो सोफ़ी है, उसके फादर हैं और जो उसका छोटा भाई है, वो कहाँ जाके बैठ गए जहाँ से उनको गोल दिख पाए प्रॉपरली। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पार्ट है गोल एरिया का, तो वो कहाँ जाके बैठ गए, यहाँ पर साइड में जाकर वो बैठ गए। Whereas जियोफ की अगर हम बात करें तो वो अपने दोस्तों के साथ, मेट्स का मतलब है जो उसके दोस्त है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहाँ बैठ गया, ऊपर जाकर बैठ गया, ठीक है। तो वो ऊपर जाकर वो बैठ गया। यूनाइटेड वन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। तो यूनाइटेड उस टीम का नाम है जिसमें डैनी केसी है। तो वो टीम जीत गई थी जिसमें डैनी केसी था। और वो कैसे जीते, 2 गोल उनके हाथ में आए, मतलब 2 स्कोर उन्होंने किए। एंड 0 जो अपोजिट टीम थी उनके 0 पॉइंट थे। जो कैसी था उसी ने सेकंड गोल किया था, एक्चुअली सेकंड गोल उसी ने मारा था। ये देखो यहाँ पर जैसे 2 टीम है, ठीक है, एक ये टीम हो गई, एक ये टीम हो गई। तो क्या हुआ था कि सेकंड गोल केसी ने मारा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। Going round the 2 big defenders on the edge of the penalty area with a father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from dozen yards. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है वो पूरा सीन कि जो डैनी केसी था वो खेलते वक्त काफ़ी इनोसेंट लग रहा था एंड आयरिश जीनियस लग रहा था। तो इन दोनों का वो ब्लेंड लग रहा था। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, इनोसेंट भी लग रहा था, साथ साथ वो एक आयरिश जीनियस भी लग रहा था। और उसने ये सेकंड गोल कैसे किया, एक्चुअली वो जब ये गोल पास ऑन कर रहा था तो उसके आगे 2 डिफेंडर खड़े थे और उसने 12 यार्ड्स की दूरी से एकदम से गोल किया। और इसके फादर जो है, सोफ़ी के फादर, वो बीच में फिर स्क्रीम करने लग गए क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और वो बीच में स्क्रीम करने लग गए, पास पास ऐसे करके, है ना। जैसे लोग जो है क्रिकेट टीम को देखकर, क्रिकेट मैच को देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो वो बोलते रहते चौका छक्का इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो सोफ़ी के फादर थे वो कहते हैं पास पास, ठीक है। सोफ़ी ग्लोड विद अ प्राइड। सोफ़ी के फेस पर चमक आ गई, एक प्राइड वाली चमक आ गई। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ठीक है। तो जियोफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। तो बस में जो है, जब वो फुटबॉल मैच देकर वापस आ रहे थे, बस में किसी ने ये कहा कि काश डैनी केसी एक इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम। तो लिटिल डेरेक जब घर आता है तो वो अपनी मदर को कहता है कि आयरलैंड पक्का वर्ल्ड कप जीतेगी। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट। तो यहाँ ये देखो कि सोफी के फादर की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है। जैसे ये टीम जीत गई, वो घर वापस नहीं आया बल्कि वो पब चला गया सेलिब्रेट करने के लिए। वट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। जब अगले हफ्ते जेंसी एंड सोफी मिलते हैं तो जेंसी सोफी से पूछती है कि तुम ये सब क्या बता रही हो। सोफी बोलती है अबाउट व्हाट, वो पूछती है किस बारे में। तो फिर जेंसी रिप्लाई करती है योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तो जेंसी कहती है कि तुम्हारे भाई ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली हो। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी। इंक्विजिशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, नोजी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब जेंसी सोफी से ये सब पूछ रही थी, उसका इरादा ये नहीं था कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। इट वॉज जस्ट दैट शी वॉज क्यूरियस, वो काफ़ी क्यूरियस थी डैनी केसी के बारे में जानने के लिए। बट सोफी वो स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सडन शॉक। ये सब बातें सुनकर, डैनी केसी के बारे में सुनकर सोफी एकदम से शॉक हो गई कि इसको कैसे पता ये सब बातें। बट सोफी कहती है ओ दैट, सोफी बोलती है अच्छा वो बात। तो जेंसी फ्राउंड, जेंसी एक्चुअली थोड़ा गुस्से में देखती है सोफी को। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग यस दैट। तो जेंसी को समझ में आ जाता है कि सोफी उसे बताना नहीं चाहती और सोफी कवर कर रही है, तो इसलिए जेंसी फ्राउन करती है। फ्राउन का मतलब होता है जब आप थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशन देते हैं। और जेंसी रिप्लाई करती है यस दैट, तो वो कहती है कि हाँ वो ही बात। वेल यस आई डिड। फिर सोफी कहती है हाँ मैं मिली थी डैनी केसी से। जेंसी एक्सक्लेम्ड यू नेवर डिड, कि तुम कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। मीनवाइल सोफी जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है कि ये बात जेंसी को क्यों पता, और उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है सोफी को कि ये बात जेंसी के पास कैसे गई, क्यों गई। तो वो अभी जो है ग्राउंड को, मतलब जमीन को जो है ग्लेयर कर रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। और मनी मन क्या सोच रही है, डैम दैट जियोफ। तो यहाँ पर वो अपने ब्रदर को बोलती है ओ गॉड ये जियोफ भी ना, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। फिर वो ये भी सोचते हैं मनी मन कि जो सीक्रेट उसने अपने भाई को बताया ये सिर्फ उसके भाई के मतलब की बात थी, ना कि जेंसी के मतलब की। इट वॉज meant टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। फिर वो ये भी सोचती है कि ये बात जो है एक स्पेशल सीक्रेट था, किसके बीच में, सोफी एंड उसके भाई के बीच में, समथिंग सीक्रेट। तो ये एक सीक्रेट था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। फिर वो मनी मन ये भी सोचते हैं कि ये बात जो है जेंसी के टाइप की बात नहीं है, क्योंकि जेंसी ऐसी अगर इसको पता लग गया तो अब पूरे मोहल्ले के पास वो बात चली जाएगी। टेल गोकी जेंसी, गोकी मतलब ग्रेसलेस। टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सैक्रेड। तो यहाँ पर मनी मन सोफी कहती है कि ओ गॉड जियोफ भी ना, इसने ये क्या कर दिया, ये सारी बातें गोकी जेंसी को बता दी। मतलब जो इतनी ग्रेसलेस है उसको यही नहीं पता कि क्या चीज़ सीक्रेट है क्या नहीं है, अब वो सारी बातें नेबरहुड को बता देगी। मतलब सारे मोहल्ले को ये सब पता चल जाएगा कि सोफी डैनी केसी से मिली। और फिर कहती है कि क्या ये जियोफ उसका भाई कुछ सीक्रेट अंदर रख नहीं सकता अपने मन में, क्या उसके और उसके बीच में कोई सीक्रेट रह नहीं सकता है। इट इज़ अ सीक्रेट मेंट टू बी। फिर वो कहती है कि ये एक सीक्रेट था और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए था। तो ये बात सोफी किसको कहती है, सोफी ये बात जेंसी को कहती है कि ये एक सीक्रेट है और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। फिर जेंसी रिप्लाई करती है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। तो जेंसी कहती है कि मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगी सोफ, तुमको पता है। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन।
देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। यहाँ पर रो का मतलब है डिस्टरबेंस या फिर थोड़ा सा नॉइजी डिस्टरबेंस, मतलब जिसमें थोड़ा सा शोर शराबा वाला माहौल जो होता है, लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल होता है, उसे हम रो कहते हैं। तो यहाँ पर सोफ़ी कहती है वैसे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी, बट तुम भी किसी को भी मत बताना जैंसी, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता लग गया तो वो घर में जो है मुझ पर चिल्लाएंगे। जैंसी blinked a row. I would have thought he would be shoved as anything. तो वो कहती है जैंसी कि तुम्हारे फादर गुस्सा करेंगे तुम पर, मुझे तो ये लगा था कि वो काफी चीयरफुल होंगे। She realized then that Jancy did not know about the date bit. अब यहाँ पर डेट का मतलब क्या है? एक्चुअली सोफी जो है ना, जब वो अपनी इमेजिनेशन में फर्स्ट टाइम डैनी केसी से मिली तो ये उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी, क्योंकि ना उसके पास पेन था ना पेपर था। लेकिन वो इमेजिनेशन में फिर सेकंड मीटिंग भी प्लान कर लेती है, तो ये उसी के बारे में अभी सोफ़ी सोच रही है। तो सोफ़ी को एकदम से रियलाइज़ होता है जैंसी की बातें सुनकर कि जैंसी को उसकी डेट के बारे में नहीं पता कि अभी वो डैनी केसी से दोबारा मिलने वाली है। जियोफ हैड नॉट टोल्ड हर अबाउट दैट। तो यहाँ पर फिर वो ये भी सोचते हैं मनी मन और रियलाइज़ करती है कि जियोफ, उसका जो भाई है सोफ़ी का, उसने ये बात जैंसी को अभी नहीं बताई। शी ब्रीथ मोर इजीली, तो अभी वो जो है एक राहत की सांस लेती है। शी टुक अ साई ऑफ रिलीफ। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। फिर वो कहती है कि चलो शुक्र है जियोफ ने उसे ज़्यादा लेट डाउन नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पर सोफ़ी मनी मन सोचते कि चलो उसके भाई ने अब उसे लेट डाउन नहीं किया और ये डेट वाली बात अब उसने जैंसी को नहीं बताई। और फिर लेटर वो ये भी सोचते कि चलो मेरे और मेरे भाई के बीच में एटलीस्ट कुछ तो सीक्रेट्स है जो हम एक दूसरे के रख सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट we had not any paper or pen, so it was no good. How much had Geoff said? तो यहाँ पर सोफ़ी क्या बोलती है जैंसी से? सोफ़ी कहती है जैंसी से कि कुछ नहीं, वो मीटिंग काफ़ी छोटी सी थी और मैंने जो है डैनी केसी से उसका ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों के पास पेन एंड पेपर नहीं थे, बस इतनी ही हमारी मुलाकात थी। फिर सोफ़ी लास्ट में ये भी पूछती है जैंसी से, और तुमको क्या क्या बताया जियोफ ने? यहाँ पर सोफ़ी एक्चुअली पूछना चाहती है कि जियोफ ने क्या क्या सीक्रेट्स रिवील किए हैं। तो यहाँ पर फिर जैंसी रिप्लाई करती है, ओ जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो कहती है कि काश मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट। यू नो वट अ मिजरी ही इज़। फिर सोफ़ी यहाँ कहती है कि जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई कि वो डैनी केसी से मिली तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ था। और तुमको तो पता है कि मेरे फादर कितने मिजरी हैं। मिजरी का मतलब है कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इंसान हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी। ही वुड मर्डर मी एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो। अब यहाँ पर सोफ़ी ये भी कहती है कि वो ये इसलिए नहीं चाहती किसी को भी ये बताना कि वो डैनी केसी से मिली। अगर सबको पता लग जाएगा तो उसके घर के आगे एक लाइन लग जाएगी लोगों की, न्यूज़ रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की, अदर लोगों की, और वो फिर उससे डैनी केसी के बारे में पूछेंगे और फिर उसके फादर जो है इस बात पर गुस्सा हो जाएंगे और वो मेरा मर्डर कर देंगे। फिर वो कहती है कि तुमको तो पता है हाउ माई मदर रिएक्ट्स व्हेन देयर इज़ अ रो इन द हाउस। मतलब जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरी मदर कैसे रिएक्ट करती है तुमको तो पता है जैंसी। जैंसी कहती है हश्ड। हश्ड मतलब वो यहाँ पर इसको चुप कराती है सोफ़ी को और कहती है यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। वो कहती है कि सोफ़ी तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आगे वाला पार्ट हम मतलब जो रेस्ट चैप्टर अभी बच गया, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम
फोर्थ जो है पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं सारे पार्ट्स को एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग गोइंग प्लेसेस का लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। तो यहाँ पर किस टाइम की बात हो रही है? जब सोफी जेंसी से बात करके वापस घर आती है तो बीच में वो ऐसी जगह जाती है जहाँ पर कैनाल पड़ता है। और कैनाल क्या है? एक्चुअली कैनाल एक ऐसी जगह होती है जैसे बीच में वाटर होता है और साइड में आने जाने का रास्ता होता है, राइट। तो अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट एंड वो एरिया शेल्टर्ड है। शेल्टर्ड मतलब वहाँ पर पेड़ वगैरह हैं तो इसलिए पेड़ों की छांव है वहाँ पर। एंड वहाँ पर ग्लेयर, ग्लेयर मतलब किस चीज़ की चमक है या कि कौन सी लाइट वहाँ जल रही है? एक्चुअली जो लैंप्स है ना उसकी ग्लेयर आ रही है सड़क पर। फ्रॉम द वॉफ अक्रॉस द वाटर, तो कैनाल के आसपास जो एक लेक या सी एरिया है वहाँ पर वॉर्फ है। वॉर्फ का मतलब क्या होता है? डॉक एरिया। एक्चुअली डॉक एरिया क्या होता है? जहाँ पर शिप्स वगैरह को बांधा जाता है। यहाँ पर ये देखो, ये है डॉक एरिया। जैसे कि ये वाटर हो गया और यहाँ पास में जो है बोट्स वगैरह ऐसे खड़ी कर दी जाती हैं, टाई करके खड़ी कर दी जाती हैं। द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। और ये भी बताया जा रहा है कि शहर में जो इतनी तेज़ आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, म्यूट होती जा रही है। मफल्ड का मतलब होता है म्यूट। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। और अभी जो है सोफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर वो बचपन में आया करती थी खेलने के लिए। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। Solitary मतलब अलोन, अकेला, एंड एल्म का मतलब होता है बहुत बड़ा पेड़। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक वुडन बेंच है, लकड़ी का बेंच है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर। तो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एक लकड़ी वाला बेंच है और यहाँ पर कई बार लवर्स एक दूसरे से मिलने आते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। शी सैट डाउन टू वेट। अब वो वहाँ उस वुडन बेंच पर बैठ जाती है और किसका वेट करती है? डैनी केसी का। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस। तो ये सोचती है कि ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है डैनी केसी से मिलने का। शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। एंड हमेशा ही सोफ़ी ने ऐसे टाइम का इंतज़ार किया है कि जब भी वो ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगी वो ऐसी ही जगह मिलेगी जो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही पीसफुल होगी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड शी न्यू ही वुड अप्रूव। यहाँ पर ये जो लाइन है फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड का मतलब ये है कि जो लवर्स अपना प्राइवेट मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, मतलब किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते एक्चुअली, तो वो यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड फिर वो मन ही मन सोचती है कि जब डैनी केसी उससे मिलने आएगा ना तो उसे भी ये जगह बहुत अच्छी लगेगी और वो बाद में इस जगह को अप्रूव कर देगा। फॉर सम वाइल वेटिंग एंड शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। तो थोड़ी देर तक वो वहाँ बैठी रही, वेट करती रही और इमेजिन करती रही कि वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज। वो कैनाल को देखती रही और कहीं ना कहीं ये देखती रही कि वो अभी बाहर निकल कर आ जाएगा इन शेडोज से। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming। सो लेटर ऑन वो अपनी ही एक्साइटमेंट को इमेजिन करती रहती है, अपने एक्साइटमेंट में खोई रहती है कि वो आ रहा है, अब वो ऐसे आएगा, वो वैसे आएगा, राइट। तो वो ऐसे सोच रही होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि कुछ टाइम चला गया और वो आया नहीं। तो यहाँ पर वो अपने थॉट को बैलेंस कर रही है। बैलेंस कैसे कर रही है? एक तरफ तो वो सोच रही है एक्साइटमेंट में कि वो आ रहा है, वो जल्दी ही आएगा, एकदम से उसको उसकी शेडो दिखेगी, एकदम से आ जाएगा वो सामने। और दूसरी तरफ वो क्या देख रही है, क्या सोच रही है कि वो अभी तक आया नहीं है। तो दोनों चीज़ों में वो अपनी थॉट को बैलेंस कर रही है कि आया नहीं है और दूसरी तरफ कि वो पक्का आएगा। हेयर आई सिट शी सेड टू हर सेल्फ
विशिंग डैनी वुड कम, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। अब सोफी जो है वो अपने आप से कहती है कि चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ वुडन बेंच पर बैठ जाती हूँ, और वो विश करती है कि डैनी आएगा, डैनी ज़रूर आएगा। बट जब वो उसे लगता है कि वो नहीं आ रहा है तो उसे ये सेंस होने लगता है कि वो टाइम पास कर रही है अभी। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी। पैंग्स का मतलब होता है पेन। तो अब उसे ना एक डाउट लगता है और उसे लगता है कि शायद क्या पता डैनी ना आए, तो इस चीज़ से उसे काफ़ी दुख होता है। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम। अब वो देखती है कि उसके आने का तो कोई ऐसा साइन, कोई इशारा लग नहीं रहा, तो वो इसीलिए अभी मन ही मन थोड़ा सा डाउट फील करने लगती है, उसको पेन होता है। दो वो उसके लिए वेट करती है बैठे बैठे कि वो शायद आएगा आएगा, बट उसे जब ये लगता है ना कहीं से भी कोई साइन नहीं दिख रहा, तब उसको काफ़ी दुख होता है। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम। अब वो अपने भाई की बात को याद करती है कि जियोफ ने कहा था ना कि डैनी केसी नहीं आएगा मिलने, और ऐसा ही हुआ। अब वो ये भी मन ही मन सोचती है कि जब सोफ़ी ने घर वालों को ये बताया कि वो डैनी केसी से मिली है, तो इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। आई वंडर वट विल आई डू, वट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजेंट कम। तो वो अब मन ही मन सोचते हैं कि अगर वो नहीं आया तो वो क्या करेगी, वो किसी को क्या बताएगी। बट वी नो हाउ इट वॉज, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। फिर वो अपने आप को यहाँ कंसोल करती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, डैनी और मैं एक दूसरे से मिले थे, ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों तो जानते हैं ना हम एक दूसरे से मिले थे, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव। फिर वो एक टाइम पर ये भी कंसोल करती है अपने आप को बोल के कि वैसे भी मैं किसी के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तो कोई भी नहीं कर सकता, लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, लोगों को जो बोलना है वो बोलेंगे। बट एट द सेम टाइम, बट ऑल द सेम, इट मेक्स मी डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट का मतलब होता है डिसहार्टेंड। तो वो यहाँ पर कह रही है कि अब उसे जो है काफ़ी दुख हो रहा है, शी इज़ नाउ डिसहार्टेंड। दिस नोइंग आई विल बी नेवर एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। और अब वो कह रही है कि अगर डैनी केसी नहीं आया ना, तो फिर अब मैं मेरे घर वालों को ये कभी विश्वास नहीं दिला पाऊंगी कि मैंने उनको सच बताया था कि वो डैनी केसी से मिल चुकी है। शी वेटेड, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. Resignation का मतलब है उसका मन कर गया कि अब मुझे शायद वापस घर जाना चाहिए, तो वो वहाँ पर काफ़ी देर तक वेट करती है अपने अंदर। फिर वो धीरे धीरे ऐसे चेंजेस भी देखती है, वो ये भी देखती है कि मतलब जो जहाँ वो है बेसिकली वहाँ पर खूब अंधेरा भी हो गया है, राइट। सो चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन हर, तो वो देखती है कि अब वो वेट भी कर रही है लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर डाउट भी आ रहा है। फिर ये भी देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है उसे वेट करते करते, और कोई इशारा नहीं लग रहा कि डैनी केसी आएगा, तो अब वो चाहती है कि चलो अभी उसे घर जाना चाहिए। नाउ आई हैव बिकम सैड, शी थॉट, एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। तो अब अपने मन में सोचती है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, और ये जो बर्डन है ना सैडनेस का, इसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर, हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। फिर वो मन ही मन थोड़ी सी एग्नी फील करती है और वो सोचती है कि देखो मैं यहाँ बैठकर इतनी देर से वेट कर रही हूँ, वो नहीं आ रहा। और अब वो ये भी सोचती है कि वो अगर नहीं आया सच्ची में, तो आगे के लिए उससे ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए एक बर्डन होगा कि उसने कितना वेट किया और वो नहीं आया, और अब उसे फ्यूचर में भी इस बर्डन के साथ जीना पड़ेगा, और इस बर्डन की वजह से उसे हमेशा एक सैडनेस रहेगी। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी। अब वो कहती है कि मेरे घर वाले अब मुझे हमेशा डाउट करेंगे, चाहे मैं कोई भी सच बोलूँ, कुछ भी कहूँ, वो हमेशा मुझे डाउट करेंगे। दे ऑलवेज डाउटेड मी। फिर वो कहती है कि वैसे भी वो हमेशा डाउट हमेशा करते आए हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। होल्ड अप माई हेड का मतलब है कि सर ऊंचा करना। तो वो कहती है कि मुझे अब अपना सर ऊंचा करके रखना है, मैं एम्बेरस फील नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा सच पता है कि मैं ऑलरेडी डैनी केसी से एक बार
मिल चुकी हूँ। अब किसी को विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ऑलरेडी आई एनविसेज, एनविसेज का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिड नॉट कम दैट डेनी देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। तो अब यहाँ पर ना वो ऐसे प्रेडिक्ट करती है और जियोफ के डिसअपॉइंटेड फेस को भी सोचती है, और वो ये मन ही मन सोचती है कि जब वो घर जाएगी अपने भाई को बताएगी दैट ही डिड नॉट कम दैट डेनी, कि डेनी केसी नहीं आया, तो उसका भाई क्या करेगा, उसका भाई गुस्से में उठेगा और डोर को स्लैम कर देगा, मतलब डोर को एकदम से पटक के बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, फिर वो अगेन कंसोल करती है, कहती है कि मुझे पता है कि वो कैसा था, मेरा उससे मीटिंग कैसी थी। तो वो यहाँ पर अगेन दोबारा अपने आप को कंसोल करते कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जियोफ को गुस्सा आए तो आए, जबकि उनको मैं कैसे ये विश्वास दिलाऊं कि मैं ऑलरेडी डैनी केसी से मिल चुकी हूं। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी इट इज़ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। फिर वो कहती है कि मुझे खुद को ही ये बताना चाहिए कि डैनी और मेरे बीच की बात है, एंड फिर वो दोबारा से सोचती है कि डैनी नहीं आया, आई नो इट इज़ हार्ड थिंग, और ये एक सैडनेस है, तो वो फिर से दुखी हो जाती है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। अब वो घर जाती है, क्रम्बलिंग स्टेप्स का मतलब है टूटी फूटी स्टेप्स, सीढ़ियाँ। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल। तो वो जब पब के बाहर से निकलती है तो याद है ना, जिस पब में उसके फादर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यूनाइटेड टीम जीत गई थी, तो उसने ये देखा कि पब के बाहर उसके फादर की, सोफी के फादर की बाइसिकल है, और वो बाइसिकल दीवार के साइड में लगाकर उन्होंने खड़ी की हुई है। एंड शी वॉज ग्लैड, अब वो ये देखकर खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। वो खुश क्यों हो जाती है, वो खुश इसलिए हो जाती है, वो सोचते हैं कि उसके फादर अभी भी पब में ही है, क्योंकि अगर उसके फादर की साइकिल पब के बाहर है तो उसके फादर भी अभी पब में ही है और वो घर नहीं होंगे, तो वो इस चीज़ को सोचकर खुश हो जाती है। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी कमिंग थ्रू द आर्केड, शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोएसिस। सो यहाँ पर ध्यान रखना कि वो दोबारा नहीं मिल रही है, बल्कि वो पहली मीटिंग को ही दोबारा याद कर रही है। तो जब वो अपने घर जाती है ना, बीच में आर्केड पड़ता है, ठीक है, जिस आर्केड में वो उससे इमेजिनेशन में मिली थी। अब जब वो बीच में आर्केड पड़ता है, आर्केड को देखकर वो दोबारा से पिक्चर करने लगती है कि कैसे वो रोएसिस विंडो में डैनी केसी से मिली थी। तो यहाँ पर वो याद करती है कि कैसे उसने डैनी केसी को कहा कि आरंट यू डैनी केसी, कि क्या तुम डैनी केसी नहीं हो। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, रेडनिंग मतलब विद ब्लश। यस दैट्स राइट। फिर वो याद करती कि जब उसने फर्स्ट मीटिंग में डैनी केसी से ये पूछा था कि तुम क्या डैनी केसी हो, तो उसने कहा हाँ मैं डैनी केसी हूं। अब यहाँ पर ना वो कॉन्वर्सेशन याद कर रही है फर्स्ट मीटिंग की। आई वॉच यू every week with my dad and my brothers. We think you are great. फिर यहाँ पर वो कहती है कि कैसे उसने डैनी केसी को कहा कि मैं तुमको हर वीक देखती हूँ मेरे डैड और मेरे भाई के साथ, एंड हमें लगता है कि तुम बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो। और फिर इस बात को सुनकर डैनी केसी रिप्लाई करता है ओ वेल नाउ दैट्स नाइस। तो वो कहता है थैंक यू वेरी मच, ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। फिर सोफी कहती है कि कैसे उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। फिर वो मनी मन ये भी सोचते कि उसकी आंखों का लेवल मेरे लेवल के बराबर था, मतलब हम दोनों की हाइट बिल्कुल सेम थी, हमारी आंखें बिल्कुल सेम लेवल पर थी, तो दैट मीन्स दोनों की हाइट भी इक्वल थी। हिज नोज इज फ्रैकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नाक पर थोड़े थोड़े फ्रैकल्स थे, मतलब थोड़े थोड़े धब्बे थे, एंड उसकी नाक ऊपर की तरफ उठी हुई थी। व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली। फिर वो ये सोचती है कि जब मतलब फर्स्ट मीटिंग में जब उसने स्माइल किया था, तो वो अभी घर जाते वक्त जब दोबारा से उसी चीज़ को फर्स्ट मीटिंग को पिक्चर करती है, तो वो मन ही मन सोचती है कि उसने किस तरीके से शाइली स्माइल किया, एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन। फिर वो ये भी ध्यान करती है कि कैसे उसकी दांतों के बीच में गैप है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें ग्रीन है। व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू
व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर। फिर वो कहती है कि जब उसकी आंखों में कोई देखता है ना, उसकी आंखें ऐसे शिमरिंग लगती हैं, एकदम ऐसे स्पार्क लगता है उसकी आंखों में, उसकी आंखें जेंटल लगती हैं, ऑलमोस्ट अफ्रेड, मतलब इतनी जेंटल कि जैसे वो डरा हुआ हो। लाइक अ गजेल। गजेल क्या होता है एक्चुअली, ये एक एनिमल है, एक एंटेलोप है। देखो ये एंटेलोप है ना, इसकी जैसी आंखें वो बता रही है। एंड यू लुक अवे, you let his eyes run over you little and then you come back to find them slightly breathless। and फिर वो यही सब सोचती रहती कि उसकी आंखें एकदम गज़ैल की तरह हैं। फिर वो ये सब देखती कि कैसे उसकी आंखें जो हैं मतलब जब ये याद कर रही होती है कि सोफ़ी ने जब उसको देखा ना डैनी केसी को, तो डैनी केसी की और इसकी आंखें एक दूसरे से मिली, तो उसने क्या देखा कि डैनी केसी ना थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका है, मतलब वो ना साई करने लग गया, मतलब उसे थोड़ी सी शर्म आ गई उसकी आंखों में देखकर। एंड ही सेज आई डू नॉट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। अब वो यहाँ पर ऊपर जब उससे ऑटोग्राफ मांगती है तो उसने क्या कहा कि मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर। फिर वो अपने आप को कहती है कि भाई मुझे भी खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से। एंड फिर वो कहती है कि मेरा भाई जो है अब उसे बुरा लगेगा कि मैं आपका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, remembering the soft melodious voice, the shimmer of the green eyes, no taller than you, no bolder than you, and the prodigy मतलब famous young man, the innocent genius, the great Danny Casey। so यहाँ पर वो बेसिकली वही चीज़ें याद कर रही है कि कैसे। और हाँ एक और चीज़, यहाँ वो आर्किड के पास खड़े होके अकेले वेट कर रही होती है और वो इमेजिन कर रही होती है वो कि ये रोइसिस विंडो में कैसे डैनी केसी खड़ा हुआ था, उसकी आवाज़ कितनी मेलोडियस थी, वो उसकी आंखें ग्रीन थी, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, इनफैक्ट दोनों की हाइट सेम थी, दोनों सेम ही तरीके की थॉट प्रोसेस रखते हैं, काफ़ी फेमस मैन है, काफ़ी इनोसेंट जीनियस है। तो वो ये सब डैनी केसी के बारे में याद कर रही होती है। एंड शी सो इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे। फिर वो लास्ट सैटरडे के टाइम पर उसको फिजिकली देखती है, अब ये उसको रियलिटी में देखते हैं, ये इमेजिनेशन में नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हिम गोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स। लंबरिंग का मतलब होता है जब आप एक ऑकवर्ड तरीके से भाग कर जाएं। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल। होवर्ड का मतलब होता है फ्लाई, एकदम से छलांग लगा देना। तो यहाँ पर वो एक्चुअली बता रहे कि जब वो सैटरडे को मैच देखने गई तो उसने क्या देखा कि डिफेंडर से बचता हुआ डैनी केसी घोस्ट की तरह उनके बीच में से लंबर कर जाता है, मतलब उनके बीच में से एकदम से भाग के चला जाता है गोल लगाने के लिए। एंड वहाँ पर कम से कम 50,000 लोग बैठे हुए थे और 50,000 लोगों ने अपनी सांस ऐसे थाम कर रखी थी कि बस हम जीत जाएं। और जैसे ही उसने गोल लगा दिया, जैसे ही वो लोग जीत गए, डैनी केसी का गोल हो गया, तो फिर क्या करा, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे बेसिकली उन्होंने तालियां बजाई एकदम से, राइट। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट। सो बेसिकली जैसे ही उसने फुटबॉल को किक किया तो जो 50,000 लोग थे उन्होंने तालियां बजाई। क्रिस्पली इनटू द गोल, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ द exultant अप्रोबेशन। थंडरस का मतलब है बहुत लाउडली, इरप्शन का मतलब है एक्सप्लोजन, एक्सल्टेंट का मतलब है ओवरजॉयड मतलब खुशी, अप्रोबेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो वो यहाँ पर ये कह रही है कि जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, वैसे दिल थाम कर बैठे हुए थे कि बस ये टीम जीत जाए। तो अब हुआ ये कि डैनी केसी जो है वो डिफेंडर्स के बीच में से भागता हुआ आया, घोस्ट की तरह, एक भूत की तरह बहुत तेजी से भागता हुआ आया, राइट। एंड ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, और वो एकदम से उसने क्या किया, छलांग लगाकर बॉल को किक किया और इतने में ही उसका जो गोल था वो लग गया। एक्चुअली उसने जो है बॉल को किक किया तो वो जाकर बॉल लग गई। तो अब क्या हुआ, ऐसा देखते ही जितने भी लोग थे उन्होंने ठहाके से एकदम एक साथ एक्सप्लोजन के साथ तालियां बजाई। सब लोग एक्सल्टेंट थे, खुश थे,
हालांकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अप्रोबेशन का मतलब है एक्सेप्ट करना। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो एकदम से जीत गया, ठीक है, और लोगों ने थोड़ा शायद एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो जीत गए एंड डैनी केसी ने अच्छे से गोल जो है अच्छे से पॉइंट जो है स्कोर किया एंड गोल मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और इस चैप्टर से रिलेटेड समरी वगैरह चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।